नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन मेघदूत एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें भारत और पाकिस्तान की सेना एक बार फिर आमने सामने हुई। इस युद्ध में भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आपस में जितनी गोली और बारूद से नहीं मरी, उतनी ज्यादा वेदर कंडीशन की वजह से मरी। लगभग 2000 सैनिक 1984 से लगभग 2003 के बीच में लगभग 2000 सैनिकों की डेथ हुई थी, जिसमें से 97% डेथ केवल इसलिए हुई थी कि केवल वेदर कंडीशन वहां के खराब थे। एक ऐसा युद्ध था ऑपरेशन मेघदूत, जो सियाचिन ग्लेशियर को पाने के लिए भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के फिर आमने सामने हुए थे। 1984 की बात है, जब 13 अप्रैल 1984 को पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन अवाबिल लॉन्च किया गया और उधर भारत की तरफ से ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया। ये दोनों देश की सेनाएं एक बार फिर सियाचिन ग्लेशियर के आमने सामने हुई थी। आखिर हम जानेंगे कि सियाचिन ग्लेशियर में ऐसा क्या चीज है जो भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के फिर खून के प्यासे हो चुके थे। भारत और पाकिस्तान की सीमा विवाद आज से नहीं 1947 से है, जब भारत और पाकिस्तान आपस में दो देश बन के अलग हुए। आज जो हम कश्मीर देखते हैं, एक्चुअली में इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 जब आया था तो उसमें कश्मीर न तो भारत में मिलना चाहता था, न तो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। भारत ने कहा ठीक है, अगर आप एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बन जाइए। लेकिन पाकिस्तान को ये मंजूर नहीं था। पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 में कश्मीर पे हमला कर देता है और कश्मीर के राजा भारत की तरफ गुहार लगाने के लिए आते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हम आपकी सहायता तभी करेंगे जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करेंगे। राजा हरि सिंह मान जाते हैं और कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर देते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन थी जिसे आज हम जानते हैं आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, जो 2019 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा उसको हटा दिया गया। तो आज हम जानेंगे कि जो कश्मीर की ज्योग्राफी है, क्या हमारे पास वही कश्मीर है जो हमें 1947 के पहले था, जो राजा हरि सिंह के द्वारा हमको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा उसके विलय में मिलाया गया था, या फिर उसमें कुछ टुकड़े हमसे दूर हो गए हैं। तो आज उसी को हम जानेंगे। सबसे पहले हम इस मैप में देखेंगे और उससे हमें ये क्लियर पता चल जाएगा ऑपरेशन मेघदूत जो लॉन्च हुआ था और लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ये सभी क्या है। तो आज हम इसे समझते हैं। तो सबसे पहले अगर इस मैप में देखेंगे, ये है पूरा वर्ल्ड का मैप। अगर यहाँ पे देखें, ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन एक ऐसा देश था जिसका ये कहना था हमारा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, मतलब हमारा साम्राज्य पूर्व से लेकर पश्चिम तक है, पूरे वर्ल्ड में हमारा साम्राज्य रहेगा। 1947 में जब ब्रिटेन भारत और पाकिस्तान को दो देश में अलग करके चला जाता है, जब भारत और पाकिस्तान को दो देश में अलग करता है तो उसमें रेड क्लिफ लाइन खींची जाती है, जो ब्रिटेन के एक लॉयर थे उनके द्वारा एक लगभग 4 हफ्तों में ये डिसाइड कर लिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान की कौन सी लाइन होगी या फिर उनकी क्या सीमाएं होंगी। केवल 4 हफ्ते में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित होता है जिसे इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 कहा गया और उसके द्वारा 15 अगस्त और 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया। अगर यहाँ पे देखेंगे, ये 1947 से पहले ये पूरा भारत हमारा हुआ करता था, जिसमें पाकिस्तान, कश्मीर तो था ही, भारत ये पूरा और ये बांग्लादेश, ये पूरा अखंड भारत हुआ करता था। हालांकि अखंड भारत की परिचर्चा कभी और करेंगे इसमें, और कोई म्यांमार को भी जोड़ लेता है, कोई अफगानिस्तान को भी जोड़ लेता है, उसकी अलग बात करेंगे। लेकिन 1947 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया ये तीनों एक हुआ करते थे। 1947 के बाद जब रेड क्लिफ लाइन खींची गई, अब रेड क्लिफ लाइन क्या है इसको समझते हैं। अगर इस मैप को देखते हैं तो ये है रेड क्लिफ भाई साहब। 17 अगस्त 1947 को डिसाइड हो जाता है कि भारत और पाकिस्तान की क्या सीमाएं रहेंगी। तो ये रेड क्लिफ को बुलाया जाता है और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तान और भारत को अलग करती है, और ये वाली जो लाइन है ये भी बांग्लादेश और भारत को अलग करती है। और रेड क्लिफ लाइन में कभी भी जम्मू कश्मीर की बात नहीं की गई थी। क्यों? क्योंकि 1947 से पहले जब जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था, इसलिए रेड क्लिफ ने इस पर लाइन नहीं खींची थी। उस समय कश्मीर को अलग नहीं किया गया था, इसलिए रेड क्लिफ ने केवल यही लाइन खींची थी। ये पहली बॉर्डर हो गई।
अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो लाइन है जिसे हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं और ये वाला भी रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ये बांग्लादेश और भारत को अलग करती है और ये पाकिस्तान और भारत को अलग करती है। इसमें भी देखेंगे कि ये वाला जो इलाका है कश्मीर का, इसमें रेड क्लिफ लाइन नहीं खींचेगी। यहां तक तो बात सही थी। जब कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कहा कि हम न तो भारत में विलय करेंगे न तो पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान उस पर अटैक कर देता है। तो 22 अक्टूबर 1947 में अटैक कर देता है। तो जैसे अटैक करता है तो राजा हरि सिंह आते हैं भारत की शरण में और बोलते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए, हम पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते हैं। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आपको हम तभी सपोर्ट देंगे, सेनाएं भेजेंगे या फिर हम आपकी रक्षा करेंगे जब तक आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन नहीं कर देते। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक प्रकार का विलय पत्र था जिससे भारत में मिलाने की कोशिश की गई थी। लेकिन राजा हरि सिंह उस समय थोड़ा कुछ कंडीशन रख के उसको भारत में मिला देते हैं, जिसमें आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को रखा गया था। मतलब कश्मीर को एक अलग प्रोविजन दिया गया था, मतलब एक प्रकार के अलग स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। तो ठीक है, यहां तक बात तो ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे राजा हरि सिंह साइन कर देते हैं तो भारत की सेना इधर से जाती है और उधर से पाकिस्तान की सेना आती है और उधर से भारत की सेना जाती है। तो पाकिस्तान और भारत की सेना जहां आपस में एक दूसरे से लड़ाई करती हैं, तो चूंकि पाकिस्तान की सेना आगे बढ़ते हुए आ रही थी तो भारत की सेना भी उधर आगे जाती है। तो वहां पे एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। लेकिन भारत की सेना थोड़ा सा पीछे ढकेलती है लेकिन पूरी तरह से ढकेल नहीं पाती है। तो लगभग ये युद्ध 22 अक्टूबर 1947 से 1 जनवरी 1949 तक चला था। फिर बाद में चूंकि उस समय यूनाइटेड नेशन की स्थापना हो चुकी थी तो यूनाइटेड नेशन के हस्तक्षेप के द्वारा फिर कराची में एक एग्रीमेंट हो जाए, जिसे कराची एग्रीमेंट कहते हैं। वहां पे कश्मीर में कुछ लाइनें खींची गई जिसे सीज फायर लाइन कहा गया। अभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल की बात नहीं कही गई थी। और यहाँ पे सियाचिन जो ग्लेशियर जो 1984 में लड़ाई है वहां भी उसकी बात नहीं किया गया था। इस मैप में देख सकते हैं ये वाला जो इलाका है कश्मीर का है पूरा। ये वाला पूरा कश्मीर का मैप था, जिसमें से इस वाले मैप को अगर देख सकते हैं तो ये वाला जिसे आजाद कश्मीर पाकिस्तान कहता है और हम लोग इसको पीओके कहते हैं। 1949 में एग्रीमेंट में यहाँ तक तो बात सही थी। चलिए ठीक है, यहाँ तक ये वाला इलाका हमारे हाथ से चला गया था। अब ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला जिसे हम पीओके कहते हैं, ये पाकिस्तान के पास चला गया और हमारे पास अभी भी ये वाला इलाका था पूरा। कराची एग्रीमेंट में यहाँ पे सीज फायर लाइन घोषित कर दिया। तो मतलब अगर सीज फायर लाइन की बात की तो ये वाली जो है, ये वाली लाइन सीज फायर लाइन हो गई, जिसे हम CFL कहते हैं, सीज फायर लाइन 1949 तक, जो 1 जनवरी 1949 में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस मैप को देखिए, ये मैप है पूरा कश्मीर का। अब 1949 तक जो लाइन थी इसको हम बोलते हैं सीज फायर लाइन। ये वाली लाइन ये पीओके का था। ये पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, ये वाला हिस्सा पूरा पाकिस्तान ले गया था। ये वाला हिस्सा अभी भी हमारे पास ये वाला पूरा हिस्सा था। लेकिन अब क्या होता है, ये वाला हिस्सा हमारे पास था, ये वाला हिस्सा अभी भी हमारे पास था। लेकिन अब क्या होता है 1958 की बात है, जब चाइना तिब्बत पे आक्रमण कर देता है और तिब्बत को अपने कब्जे में लेता है। दलाई लामा तिब्बत से भाग के भारत की शरण में आते हैं और भारत दलाई लामा को शरण दे देता है, जिससे चाइना का दिमाग खराब हो जाता है। क्योंकि 1954 में हमने एक पंचशील समझौता किया था जिसमें हमने ये माना था कि हम मतलब चाइना और भारत एक दूसरे की संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हम एक दूसरे की इंटरनल मैटर में हम कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर कोई भी कॉमन रिसोर्सेस है मतलब कि ऐसा कोई खनिज पदार्थ है जो हम दोनों के बॉर्डर पे मिल रहा है या फिर हमारी भी टेरिटरी वहां जाती है और आपकी भी टेरिटरी जाती है, तो वहां पे हम रिसोर्सेस को आपस में बांटेंगे। हम एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तिब्बत में तो तिब्बत के जो गुरु थे दलाई लामा वो भारत में शरण में आ जाते हैं। तो चाइना बोलता है कि दलाई लामा को मुझे रिटर्न कर दो। तो भारत बोलता है कि नहीं, हम इसके मानवता के आधार पे हम इनको रिटर्न नहीं कर सकते। तो चाइना गुस्से में आ जाता है। उसके बाद 1962 में आक्रमण कर देता है। और 1962 में जब आक्रमण करता है तो ये वाला जो इलाका अक्साई चीन वाला,
ये हमारे हाथ से चला जाता है 1962 में। अब हमारे पास जो हिस्सा बचा है अभी, मतलब 1962 तक, 1962 के बाद ये वाला हिस्सा था। अभी भी ये वाला हिस्सा जो सियाचिन ग्लेशियर वाला है डिस्प्यूट में था। 1962 के बाद ये वाला भी हिस्सा चला जाता है और 1949 के पहले तो ये वाला था ही। तो हमारे पास अगर 1962 की बात करें तो कश्मीर जो हमारे पास था ये केवल ये था, ये वाला। अब बात आती सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। अब देखिए गया था। अब 1971 की बात आती है। 1971 से पहले पाकिस्तान, दो पाकिस्तान हुआ करता था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। हालांकि वो पाकिस्तान एक ही था लेकिन दो भागों में बटा था। जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं वो बांग्लादेश था। 1971 में क्या हुआ कि जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले थे वो पूर्वी पाकिस्तान पे अत्याचार करने लगे, जिससे बांग्लादेश के लोग, जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, वो भारत में आने लगे और जिससे लगभग करोड़ों लोग शरणार्थी भारत में आने लगे, जिससे शरणार्थी की संख्या भारत में बढ़ती गई, जिससे इंदिरा गांधी हस्तक्षेप करते हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर एक बार युद्ध हो जाता है। और इस युद्ध में भारत ने लगभग 93,000 सैनिक को घुटने पर ला दिया था। इस समय भारत एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बन चुकी थी और शिमला एग्रीमेंट होता है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। और यहाँ पे हमारे पास एक मौका था कि इंदिरा गांधी पूरे कश्मीर को ले सकती थी, चाइना से तो नहीं, लेकिन ये वाला इलाका पूरा अपने पास हो सकता था। लेकिन इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, जो उस समय के प्रधानमंत्री, जो उस समय के पाकिस्तान के पीएम हुआ करते थे, जब शिमला एग्रीमेंट हो रहा था तो जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो बहुत नर्वस फील कर रहे थे। वो, उनका ये कहना था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे तो क्या लेके जाएं, नहीं तो पाकिस्तान की जनता हमें खुद मार डालेगी। तो उस समय इंदिरा गांधी भावुक हो जाती है। अच्छा, इसमें बात यह है कि जो जब शिमला एग्रीमेंट हो रहा था तो दोनों तरफ के, मतलब इंडिया की भी डेलीगेशन और पाकिस्तान के डेलीगेशन एक साथ आते थे कभी भी जब होता था, या फिर कोई भी देश का होता है तब जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता, जुल्फिकार अली भुट्टो और जो इंदिरा गांधी थी वो आपस में केवल दो ही लोग, मतलब प्रधानमंत्री इंडिया की और प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, दोनों लोग एक कमरे में बैठते हैं और आपस में क्या बात करते हैं आज तक किसी को नहीं पता। उसमें जो शिमला एग्रीमेंट होता है उसमें जो सीज फायर लाइन थी उसके थोड़ा सा मतलब चेंज हुआ था, नहीं तो जो सीज फायर लाइन उसी को लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। नहीं तो इंदिरा गांधी ने, ये माना जाता है, जो बहुत इतिहासकार कहते हैं कि इंदिरा गांधी की ये सबसे बड़ी चूक थी। क्यों? क्योंकि कश्मीर हमारा हो सकता है। तो मतलब ये एक ऐसा पल था जब मतलब इंडिया को लग रहा था कि हम कश्मीर को ले सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एकदम बैकफुट पे आ गया था। अब यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल और सीज फायर लाइन के बीच में थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल थोड़ा सा पहले जो सीज फायर लाइन हुआ करती थी, अगर इसको ध्यान देखेंगे थोड़ा सा इधर हुआ करती थी, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है ये वाली, थोड़ा सा इधर हुआ करती थी। तो बाद में जब चूंकि 1971 के वॉर में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है, जिसमें पाकिस्तान को अलग, जिसमें बांग्लादेश को अलग कर दिया जाता है, तो वहां पे इंडिया की सेना थोड़ा सा अंदर घुस गई थी पाकिस्तान में। हालांकि अगर चाहती तो ये पूरा ले सकती थी, लेकिन थोड़ा सा अंदर घुस गई। तो ये वाला जो लाइन ऑफ कंट्रोल देख रहे हैं, ये वाली लाइन थी। इसमें भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये वाला है, जो सीज फायर लाइन, जो ये वाला सियाचिन वाला इलाका अभी भी ये विवादित था। अब हमारे पास ये हाथ से चला गया था, अब ये हमारे हाथ से चला ही गया था। अभी हमारे पास ये था। अब यहाँ पे पॉलिटिक्स शुरू होता है, और वो पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। एक्चुअली में जो सियाचिन ग्लेशियर पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पे रहने वाला ग्लेशियर है, लगभग 6000 मीटर पे, मतलब 2000 फीट पे। अब तक की लड़ने वाला सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड जिसे कहा जाता है पूरे वर्ल्ड का, मतलब इंडिया और पाकिस्तान अब ऐसे युद्ध में लड़ने वाले थे जो एक कोल्ड डेजर्ट था। और यहाँ पे अब देखिए 1960 से 1980 के बीच में अगर आप ध्यान देंगे 1984 के पहले सियाचिन न तो भारत की टेरिटरी में रहता था, न तो पाकिस्तान की टेरिटरी में रहता था। या फिर ये कह सकते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर पर न तो भारत की आर्मी थी न तो पाकिस्तान की आर्मी थी, इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड छोड़ दिया गया था। ये क्यों? इसका रीजन ये था कि जो सियाचिन ग्लेशियर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है और यहाँ पे जो
टेम्परेचर एकदम माइनस पे चला जाता है, तो वहां पे जो आर्मी है सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उस समय हमारे पास उतना ज्यादा इक्विपमेंट नहीं थे और उस समय इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं कि हमारे पास कि हम वहां पे आर्मी को भेज सके, क्योंकि बहुत ज्यादा कोल्ड डेजर्ट है। तो 1970 से 1980 के बीच में ओरो पॉलिटिक्स शुरू होती है। इसमें क्या होता है, जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से एक दस्तावेज देती है। जो अभियान होता है, जैसे आप देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर्वत पे कोई चढ़ गया है, मतलब या फिर केटू जो गाइडविन आस्टीन या फिर कंचनजंगा पे कोई चढ़ गया है, तो कई अभियान आते जाते रहते हैं जिसमें से मतलब विदेशी लोग भी आते हैं। तो उसमें क्या किया कि पाकिस्तान परमिट जारी करता था कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के द्वारा परमिट जारी किया जाता था कि आप सियाचिन ग्लेशियर के जो पहाड़ हैं या फिर पर्वत हैं या फिर जो पासेस हैं उस पे आप जा सकते हैं, मतलब पाकिस्तान के द्वारा जारी किया जाता। तो भारत का दिमाग खराब, चेहरे कैसे, मतलब ये तो बटा ही नहीं, तो तुम मतलब कैसे जारी कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि कई डेलीगेशन आए थे, मतलब कभी ब्रिटेन का कोई मतलब आर्मी का हेड आ रहा है, कभी जर्मनी का आ रहा है, तो मतलब इसमें कई लोग आए थे। जैसे इसमें क्या है, 1957 में ब्रिटिश का एक आदमी था जो एरिक सेप्टन नाम था। वो क्या करता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के द्वारा परमिट जारी करवा के वो सियाचिन ग्लेशियर पे चला जाता है, मतलब जो बिला फोल्ड ला है, मतलब जो बिला फोल्ड पासेस है उससे होके वो क्या कहते हैं उधर चला जाता है। अब यहाँ पे भारत का मतलब भारत भी इधर देख रहा था कि मतलब ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अब वहां पे आर्मी दोनों भेजने की कोशिश करते हैं। इसमें 1963 में और 1963 में दो जापानीज आए थे, और पाकिस्तान की आर्मी भी उसके साथ जाती है और उसको मतलब एक्सपेडिशन करती है, मतलब अभियान जारी करती है कि मतलब कौन कौन से पासेस हैं, क्या है, पूरा सब चीज वहां पे घूमने जाते थे सब। कमाल तो तब हो गया 1977 की बात है, जब भारत के एक सैनिक थे जिनका नाम नरेंद्र कुमार बुल था, जिसे बुल के नाम से जानते हैं। तो क्या कहते गए थे अमेरिका, वहां पे क्या हुआ कि जो यूएस डिफेंस है, यूनाइटेड स्टेट की जो डिफेंस या फिर मिलिट्री है, उसके मैप में देखा कि जो सियाचिन का जो मतलब स्थान है वो पाकिस्तान के नक्शे में आ रहा है। और उसके बाद जो एटलस आप जानते हैं जो मतलब मैप जारी करता है, उसके भी मतलब मैप में जो सियाचिन वाला मतलब क्षेत्र था वो पाकिस्तान में मतलब दिखाई दे रहा था। तो उस समय क्या था कि नहीं, जो पाकिस्तान जो अमेरिका है ना, पाकिस्तान के बहुत ज्यादा फेवर में रहता था। तो उसने क्या किया, जो वर्ल्ड के नक्शे में जो सियाचिन वाला मतलब जो सियाचिन वाला है, ये वाला जो क्षेत्र है, उसको क्या किया को दिखाने लगा किसमें, पाकिस्तान में। नरेंद्र कुमार जो बुल थे, उन्होंने क्या किया कि जो यूएस डिफेंस से मतलब जो यूएस डिफेंस की जो मिलिट्री थी उससे क्या किया कि वो जो मैप था उससे खरीद लिया। उसके बाद भारत में आया, उन्होंने बताने लगे कि मतलब ऐसी ऐसी बात है कि मतलब जो सियाचिन वाला क्षेत्र है वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में है। तो भारत की जो उस समय जो गवर्नमेंट थी फिर उसके बाद देखने लगी, अरे ये क्या बात है यार। तो भारत कोशिश करना कि नहीं, सियाचिन ग्लेशियर को तो लेना है। अब वहां पे सैन्य अभियान जारी करने की कोशिश करने लगी। और सबसे बड़ी बात क्या हुई, 1970 के आसपास में एक जर्मन डेलीगेशन आया था। उस जर्मन डेलीगेशन ने क्या किया, पाकिस्तान के द्वारा परमिट जारी कर दिया कि आप जाइए, क्या कहते हैं, सियाचिन को घूम आइए। और पाकिस्तान की आर्मी भी उसके साथ में गई, घूम घूम के आए। उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाया कि हाँ ये देखिए, ये पाकिस्तान, ये सियाचिन ग्लेशियर है, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ग्लेशियर, सबसे ऊंचाई पे, पूरा डॉक्यूमेंट्री बना के जर्मनी में गए। और उसके बाद वहां पे जो टीवी चैनल था वहां पे डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित कर दिए। तो भारत के दिमाग एकदम हिल गया, मतलब अब तो मतलब ज्यादा हो गया है। मतलब पूरे वर्ल्ड को ये पता चलने लगा कि जो सियाचिन वाला क्षेत्र है ये क्या है, पाकिस्तान का हो गया है। तो भारत क्या करता है उस समय, भारत फिर उसके बाद अपनी सेना तैयार करने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे पूरा अब देखिए, सियाचिन ग्लेशियर में जाने के लिए या फिर वहां पे युद्ध करने के लिए आपको एक चीज जरूरत होती है, आपको जो सूट है या फिर आप कह सकते हैं आर्मी की जो ड्रेस रहेगी, वो कोल्ड डेजर्ट को सह लेने वाला ड्रेस रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर माइनस पे चला जाता है। इसलिए फिर भारत क्या करती है, अपने एक सेना को भेजती है कहाँ पे, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में क्या है कि ये वाला जो इलाका है पूरा ब्रिटेन वाला, अगर ये वाला इलाका देखिए, ये एक्चुअली में कोल्ड डेजर्ट है, मतलब कि ये उत्तरी ध्रुव पे पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी देश हैं लगभग सब ठंडे इलाके में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इनकी आर्मी जो है
वो सह सकती है और प्लस उसी तरह के यहाँ के ड्रेस हैं। तो चूंकि भारत एक प्रकार से अगर देखेंगे कर्क रेखा पे लगभग दो बराबर भागों में बांटती है, लगभग कर्क रेखा पे है। तो भारत में ये वाला इलाका थोड़ा ठंडा पड़ता है, उसके बाद नीचे आने लगते हैं तो गर्मी पड़ने लगती है। तो भारत की सेना का एक डेलीगेशन जाता है ब्रिटेन में, वहां पे पता लगाने कि मतलब हमें ड्रेस चाहिए कौन सा, मतलब जो हाई एल्टीट्यूड पे हम लड़ाई लड़ने के लिए हमें ड्रेस चाहिए, कहाँ पे, लद्दाख में। तो वहां पे जब जाते हैं उन्होंने पाया कि, तो जो ब्रिटेन का जो मार्चेंट था, मतलब जो वहां पे ये ड्रेस बनाता था ठंडे ठंडे स्थान वाला, तो उसने कहा कि हमारे पास पहले से स्टॉक है, हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमें पहले से ऑर्डर मिला है। बोले भाई ये कैसा, ठीक है। उन्हें सोचा होगा कि बहुत देश हैं, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं, मतलब ये सब ठंडे इलाके वाले थे, कोई मांगा होगा। तो जब उसने पूछा भाई कौन है, उसने कहा पाकिस्तान। तब भारत की उस समय जो सेना थी बोली कि यार ये पहले ही मतलब ये दे दिया ऑर्डर, तो वो भी थोक में पैसा दे दिया था कि मतलब जल्दी से पैसा दो, जल्दी से बनाओ, उसके बाद हम जल्द से सियाचिन ग्लेशियर पे चढ़ाई करते हैं। भारत भी फिर दूसरे मर्चेंट के पास जाता है, उसके बाद फिर इसको ऑर्डर दे देता है और बोलता है कि जल्दी से इसको बनाइए। और उसके बाद 1984 का वो समय आता है, मतलब उसके पहले से ये सब चलने लगता है, मतलब कि हम किसी तरह से सियाचिन ग्लेशियर पे चढ़ना है हम दोनों को। मतलब दोनों तरफ की आर्मी क्या करती, कोशिश कर रही थी। देखिए, सियाचिन ग्लेशियर चढ़ने के लिए हमें ड्रेस की जरूरत तो रहेगी ही रहेगी, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा था, नहीं तो पहले ही पहुंच जाते। अब क्या होता है, ये दोनों तरफ से ऑपरेशन लॉन्च होते हैं, भारत की तरफ से ऑपरेशन मेघदूत, और भारत की तरफ से ऑपरेशन मेघदूत, पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन अबाबिल लॉन्च किया जाता है। अब दोनों सेनाएं भारत और पाकिस्तान की आमने सामने होने वाली थी। भारत इसमें पहले बाजी मार लेता है, क्योंकि भारत 1984 से पहले से ही मतलब प्रयास कर रहा था, लेकिन अब इसमें क्या होता है कि भारत की जो सेना थी वो चेतक हेलीकॉप्टर की सहायता से यहाँ पे पहुंचती है, कहाँ पे, सियाचिन ग्लेशियर पे। अब ये वाला इलाका देख लीजिए, ये वाला पूरा है सियाचिन ग्लेशियर। अब यहाँ से भारत की जो सेना थी सियाचिन ग्लेशियर पे जाती है चेतक हेलीकॉप्टर की सहायता से। जितने भी पासेस थे, मतलब चाहे सियाला या फिर बिलाफोल्ला या फिर ग्योंगला, इन सभी पासेस के पास वहां पे पहुंचती है सेना, और वहां पे कब्जा करनी शुरू कर देती है। अब यहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया जाता है, उसके लीडर बनाए जाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोहर लाल चिब्बर, भारत की तरफ से। इनके नेतृत्व में ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया जाता है। इस एक चीज और जान लें, जो सियाचिन ग्लेशियर है, भारत बोलता था कि ये वाला पॉइंट एक्चुअली में यहाँ से यहाँ तक लाइन ऑफ कंट्रोल थी, यहाँ से यहाँ तक, ये तो मतलब क्लियर था कि यहाँ तक। लेकिन यहाँ से जो पॉइंट है एनजे 9842 यहाँ से, मतलब अगर ये वाला इलाका देखेंगे, ये है एनजे 9842। भारत बोलता था कि हमारी जो लाइन है इधर जा रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक है। पाकिस्तान बोलता था नहीं, ये वाली लाइन इधर जा रही है, ये वाला इलाका मेरा है। मतलब भारत क्या बोलता था, हमारी ये वाला इलाका पूरा है, और जो पाकिस्तान बोलता था कि हमारा इलाका ये वाला पूरा है। तो ये है मतलब यहाँ का, और ये है NJ 9842। यहाँ पे मतलब जो दर्रे हैं, पासेज हैं, जैसे बिलाफोल्ला, ग्योंगला, सियाला, सब यहीं पे है। और जो इंदिरा कॉल बोलते हैं हम, जो भारत की सबसे उत्तरतम पॉइंट है, वो यहीं पे है, यहाँ पे। थोड़ा सा इसको डिटेल में मैप में जाते हैं। अभी तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे लड़ाई होने वाली है, इस मैप को देखते हैं। अब यहाँ पे ऑपरेशन जब मेघदूत लॉन्च किया जाता है, तो भारत की तरफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोहर लाल चिब्बर के नेतृत्व में 13 अप्रैल को सियाला, ये वाला इलाका अगर ध्यान देख रहे हैं, यही है सियाचिन पूरा ग्लेशियर, ठीक है, यही पूरा सियाचिन ग्लेशियर। अब यहीं पे पूरा लड़ाई होगी। अब यहाँ पे भारत की सेनाएं जाएंगे और उधर से पाकिस्तान की सेनाएं, इधर से पाकिस्तान की सेनाएं और इधर से भारत की सेनाएं। अब इस पूरे सियाचिन ग्लेशियर पे जो पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। अब ध्यान देखिए, ये पासेस है जैसे सियाला, इंदिरा कॉल, ये इंदिरा पॉइंट है, जो भारत की सबसे उत्तरतम पॉइंट है। ये बिला फोल्डा, देखिए ला जो है एक्चुअली में पासेस होते हैं। ला, सियाला, बिला फोल्डा, ग्योंगला, ये सभी ला का मतलब होता है पासेस, पासेस का मतलब दर्रा। दो पहाड़ों के बीच में स्थान को हम दर्रे बोलते हैं। अब यहाँ पे जब 13 अप्रैल 1984, मतलब 13 अप्रैल 1984 को बिला फोल्डा पे यहाँ पे भारत कब्जा कर लेता है, और उसके बाद सियाला पे
17 अप्रैल को, मतलब जो लगभग दो पासेस पर यहाँ पे कब्जा कर लेता है, मतलब दो चोटियों के पास, क्योंकि ये मतलब अब देखिए जो पासेस होता है ना, यहीं से पाकिस्तान की आर्मी आने वाली थी, इधर से आती, इधर से ही आएगी पूरी आर्मी। तो जो ऊंचाई पे था, मतलब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अपना बीला फोल्डर लगभग 5,000 किलोमीटर, लगभग 5.5 किलोमीटर के ऊपर है, 5.5 किलोमीटर के ऊपर। और सियाला लगभग 6,000 किलोमीटर के ऊपर है। तो सियाला और बीला फोल्डर, तो बीला फोल्डा और सियाला ये दोनों अपने पास हो गए। अब इधर पाकिस्तान की आर्मी आती है, क्योंकि यहाँ पे भारत की सेना पहले ही पहुंच जाती है, तो लगभग 25 अप्रैल, सॉरी, 25 अप्रैल को भारत और पाकिस्तान की सेना एक दूसरे के आमने सामने होती है। जो ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च हुआ था 1984 में, 25 अप्रैल 1984 को आमने सामने होते, अब यहाँ से लड़ाई शुरू होने लगती है। अब यहाँ पे दो चीजें थी। एक्चुअली में यहाँ की जो वेदर कंडीशन था बहुत खराब था, इसलिए यहाँ पे जो सैनिक की जो डेथ हो रही थी, इसलिए इस वजह से नहीं हो रही थी कि आपस में एक दूसरे को गोली मार के या फिर बम से उड़ा देते थे। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी हुई थी, लैंडस्लाइड और ठंड लगने के कारण। चूंकि देखिए सियाचिन ग्लेशियर एक मतलब ऐसा मतलब ग्लेशियर था जहां पे पहली बार भारत की सेना अभी पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रही थी। इसके पहले न तो भारत को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस था, न तो पाकिस्तान को, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे लड़ाई लड़ना मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। वैसे तो कश्मीर में थी सेना, लेकिन इतना ज्यादा ऊंचाई पे लड़ना मतलब बहुत बड़ी बात थी। अब यहाँ पे सियाला और बिला फोल्डा ये भारत के पास हो जाता है। अब 25 अप्रैल 1984 को पाकिस्तान और भारत की सेनाएं आमने सामने होती है। लेकिन ये वाला जो मिशन था 1984 वाला, यहाँ पे भारत का सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि भारत यहाँ पे पहले पहुंच जाता है। अब लेकिन ये छूट फूट की लड़ाइयाँ होती रहती है, जैसे 1987, फिर 1989। ये लड़ाई लगभग 2003 तक चली, जिसमें लगभग 2000 सैनिक के आसपास मरे थे। और इसमें से लगभग 97% इसलिए मरे थे क्योंकि ठंड लगने के कारण, या फिर और अन्य बीमारियां हो गई थी ठंड से रिलेटेड। लगभग 3% ऐसे ही सैनिक थे जो केवल युद्ध के दौरान मरे थे। ये जो सैनिक थे पाकिस्तान और भारत दोनों के थे। हालांकि भारत ना तो पाकिस्तान, दोनों देश की सेनाएं की कितनी कैजुअलिटी हुई ना तो भारत ने खुल के जारी किया, ना तो पाकिस्तान ने जारी किया। ये छुटपुट घटनाएं होती रहती थी, कभी लैंडस्लाइड से, कभी ठंड लगने के कारण से, कभी बर्फ में धंस जाता था कोई। तो ये घटनाएं होती रहती थी। अब 1987 में ऑपरेशन राजीव लॉन्च किया जाता है। अब ये क्यों लॉन्च किया जाता था, किया, क्योंकि ये वाला अगर ध्यान देखेंगे, ये वाला जो है यहाँ पे एक बाना पोस्ट है, बाना पोस्ट। बाना पोस्ट को अगर देखेंगे, ये वाला जो पोस्ट है लगभग 6,280 मीटर का है, जबकि बिल्ला फोल्डा 5,539, लगभग जो सियाला है 6186 मीटर का है। सबसे ज्यादा अगर ऊंची पोस्ट अगर देखेंगे, मतलब सियाचिन ग्लेशियर में, तो बाना पोस्ट की है। तो बाना पोस्ट पे क्या हुआ था, पाकिस्तान का कब्जा हो गया था। मतलब यहाँ पे अगर कुछ चोटियों पे भारत कब्जा की थी, तो कुछ चोटियों पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पे जो था पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ थी मतलब बढ़ गई थी, मतलब चूंकि देखिए युद्ध के दौरान अगर आप ऊंचाई पे है तो आपको एडवांटेज मिलता है। तो यहाँ पे अब बाना पोस्ट को लेने के लिए 1987 में ऑपरेशन राजीव लॉन्च किया जाता है। अब इसके जो लीडर बनाए जाते हैं, ब्रिगेडियर चंदन नुगियाल। ब्रिगेडियर चंदन नुगियाल की लीडरशिप में अब ऑपरेशन राजीव लॉन्च किया जाता है। और ऑपरेशन राजीव में ये वाला जो बाना पोस्ट है, इसको हम अपने कब्जे में कर लेते हैं। अभी दिमाग में आता है इसके पहले इसका क्या नाम था। इसका पहले इसका नाम था, जो बाना पोस्ट है इसका पहले नाम क्वाइड हुआ करता था, क्वाइड। पाकिस्तान इसको मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से रखे थे। पाकिस्तान इस पोस्ट को मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से रखी थी, जिसे जिन्ना पोस्ट भी कहते थे। लेकिन बाद के ऑपरेशन राजू जब लॉन्च हुआ था, सेना में एक थे नायब सूबेदार बाना सिंह। नायब सूबेदार बाना सिंह के नेतृत्व में, या फिर कह सकते हैं उनकी लीडरशिप में, या फिर कह सकते हैं कि उन्हीं की वजह से इस वाली पोस्ट को जीता गया, जो कि बहुत बहादुर सैनिक थे। और उन्हीं के नेतृत्व में ये वाली पोस्ट जीता गया, इसलिए
भारत का सबसे सर्वोच्च सेना का पुरस्कार परमवीर चक्र से बौना सिंह को नवाजा गया, और इस पोस्ट का नाम बाना सिंह पोस्ट रख दिया गया। और ये वाला इलाका पूरा भारत के पास हो गया, सियाचिन ग्लेशियर। अब ये वाला पार्ट भारत के पास हो गया ऑपरेशन रज्जू के बाद। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो सियाचिन ग्लेशियर था हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था। पहली बात, जो सियाचिन ग्लेशियर है बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है, और इस साइड अक्साई चीन है, और इस साइड जो है सियाचिन ग्लेशियर के पीओके है। और सियाचिन ग्लेशियर ऊंचाई होने के कारण हम लोग इधर भी नजर रख सकते हैं और इधर भी नजर रख सकते हैं। अगर सियाचिन ग्लेशियर हमारे पास ना होता तो ये जो अक्साई वाला क्षेत्र है ये पाकिस्तान में मिल जाता। वो कैसे आपको दिखाते हैं इस वाले में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये है अक्साई चीन और ये वाला है पीओके। अगर ये सियाचिन ग्लेशियर अगर हमारे पास ना होता तो अक्साई चीन से पीओके तक आसानी से सब जा सकते थे, और उनकी स्थिति भी मजबूत हो जाती और वहां से हमारे ऊपर अटैक भी करते। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हालांकि ये पूरा कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, ना तो खेती होती, कुछ नहीं होती। ये केवल डेजर्ट है। यहाँ की हमारी भारत की सेना सियाचिन ग्लेशियर पे आज भी तैनात है और उसकी सुरक्षा कर रही है। सियाचिन ग्लेशियर से अगर देखेंगे, एक नदी निकलती है जिसे नुब्रा नदी कहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है, यहाँ से ये वाली पोस्ट। और यहाँ से एक सियोक नदी निकलती है, और सियोक नदी और नुब्रा नदी आपस में मिलती है यहीं पे। ये वाला इलाका मतलब प्रकाश देखेंगे तो पूरा एक प्योर वाटर का है। तो आज का सेशन ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप अपने व्यू रखिए कि 1984 में अगर सियाचिन ग्लेशियर हमारे पास ना होता तो क्या होता। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज अगर सियाचिन ग्लेशियर हमारे पास ना होता तो क्या स्थितियां हो सकती थी, और हमारे लिए सियाचिन ग्लेशियर कितना इम्पोर्टेंट है। और 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था उसमें इंदिरा गांधी ने क्या चूक की थी। अगर उसमें अगर चाहते तो 1972 की शिमला समझौता में पीओके हमारे पास हो जाता। और अक्साई चीन जो आज चाइना ने कब्जा कर लिया है, तो उसको हम कैसे ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।